Good evening, students. My name is Vaibhav Chaudhary and welcome to VC classes. Today is the lecture 4 of the chapter Principles of Inheritance and Variation. In the previous lectures, we have discussed about genetics, chromosomes, genes, characters and traits. I hope आप सभी को वो वाला part बिल्कुल crystal clear है. And then we talk about traits, alleles, homozygous, heterozygous, pure lines, traits. Then we talk about Mendelian genetics कि इन्होंने ग्रेगर जोहान मेंडल ने कैसे पाइसम सटाइवा प्लांट को चूज करके जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करे थे. So in today's class we will discuss about the plant Pisum sativum. We will do a monohybrid cross. पहले समझते हैं about Pisum sativum. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था Pisum sativum is also called as garden bee. इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 14, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 14 टोटल क्रोमोसोम है, which means हैप्लॉइड केस में इसके अंदर होने वाले हैं 7 क्रोमोसोम्स. तो पाइसम सटाइवम के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स इन द हैप्लॉइड वर 7 क्रोमोसोम्स. नाउ इनिशियली स्टार्ट करी थी 34 वैरायटीज, यानी कि 34 वैरायटीज मेंडल ने चूज करी थी जिनमें से वो क्लासिफिकेशन करना चाहते थे. जैसे टॉल ड्वार्फ 2 हो गए, वैसे ही टोटल कितनी ली थी इन्होंने? 34 वैरायटीज ली थी. बट धीरे धीरे जैसे वो सिलेक्ट करते हुए गए, यानी जितनी भी वैरायटीज और ट्रेड्स को सिलेक्ट कर रहे थे जो कि वो इंक्लूड करने वाले थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, ही केम अप विद द कंक्लूजन 14 ट्रेड्स, यानी कि केवल 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ही सिलेक्ट हुई थी. पाइसम सटाइवम एंड वी हैप्लॉइड के अंदर 7 क्रोमोसोम. ग्रेगर जोहान मेंडल ने इनिशियली स्टार्ट करा 34 वैरायटीज के साथ, बट धीरे धीरे जब वो कंक्लूसिव होते गए, ही केम अप विद 14, यानी 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज या फिर ट्रेड्स ही उन्होंने लास्ट में सिलेक्ट करे थे, जिनको आप 7 पेयर भी लिख सकते हो, क्योंकि 14 ट्रू ब्रीडिंग है तो उनके कितना पेयर हो जाएगा? 7 पेयर हो जाएगा प्योर लाइन वैरायटीज का. अब एक क्रोमोसोम, अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास कैरेक्टर्स है वो कितने आ चुके हैं. कैरेक्टर्स तो आपके पास हो गए 7, क्योंकि जो आपने ट्रेड्स लिए वो कितने लिए? 14 ट्रेड्स लिए. कितने ट्रेड लिए? 14 ट्रेड लिए. अब एक कैरेक्टर के अंदर थे 2 ट्रेड, यानी कि टोटल कितने कैरेक्टर आपके पास आ गए? 7 कैरेक्टर्स आपके पास आ चुके हैं. नाउ अब जो भी ईच कैरेक्टर था, अब आपके दिमाग में ये आ सकता है हमारे पास क्रोमोसोम्स है 7, हमारे पास सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 7, विच मीन्स 7 पेयर भी हैं, तो एक क्रोमोसोम पे एक पेयर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. समझते हैं? ईच कैरेक्टर was not on the different chromosome. बहुत सारे कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम के भी ऊपर थे. मेंडल ने केवल इन्वॉल्व करे थे क्रोमोसोम्स. नंबर याद रखना, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 और क्रोमोसोम नंबर 7, यानी कि 1 क्रोमोसोम सिलेक्टेड था, 2, 3 और 6 क्रोमोसोम नहीं लिए हुए थे. फिर से जो मेंडल ने सिलेक्ट करे यानी इन्वॉल्व करे क्रोमोसोम्स कौन से थे? 1, 4, 5, 7, यानी कि इन्वॉल्व कौन से नहीं हुए? 2, 3 और 6 इन्वॉल्व नहीं हुए थे. अब सिंगल क्रोमोसोम के पास एक से ज्यादा कैरेक्टर था और मैक्सिमम कैरेक्टर देखे गए थे ऑन द क्रोमोसोम 4, यानी क्रोमोसोम 4 के ऊपर सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स देखे गए थे. Now let us talk about some characters that were provided in the Pisum sativum plant. अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसको समझते हैं. For example, if I am talking about the plant height, so the plant height is a character. But if I am talking about the plant height, whether being tall or dwarf, is called as its traits. So Gregor Johann Mendel chose 7 characters. Characters है for example seed shape. पहला character हमारे पास seed shape. अब seed shape के अंदर 2 है, डोमिनेंट और रेसेसिव. तो डोमिनेंट ट्रेट जो है वो है राउंड, यानी आपका सीड कैसा होगा? राउंड होगा. और जो रेसेसिव है वो होगा रिंकल्ड. याद रखना, जब भी आप डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करोगे तो इट विल बी एक्सप्रेस्ड विद अ कैपिटल लेटर, और जब आप रेसेसिव को करोगे इट विल बी विद अ स्मॉल लेटर. और जो लेटर आएगा हमेशा डोमिनेंट का ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल राउंड का था तो आर आ चुका है. सेकेंड, सीड शेप की बात करें, सीड शेप का डोमिनेंट ट्रेट है येलो और रेसेसिव ट्रेट है ग्रीन. सीड शेप का उसका सेकंड की बात करते हैं, जो कि हमारे पास सीड कलर. सीड कलर का डोमिनेंट ट्रेट है येलो. सीड कलर का डोमिनेंट ट्रेट क्या है हमारे पास? येलो. और सीड कलर का रेसेसिव ट्रेट क्या है? ग्रीन.
तो येलो, कैपिटल येलो रिप्रेजेंट करेगा सीड कलर को और स्मॉल येलो रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन को। नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि हमारे पास पॉड शेप। अगर पॉड शेप आपकी इन्फ्लेटेड है, यानी कि जो मटर का बाहर का पाउच होता है अगर वो पूरा इन्फ्लेटेड है, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ, क्योंकि इसे आप फुल भी कह सकते हो। दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। सेकंड की बात करें, सेकंड है कंस्ट्रक्टेड। सेकंड आपके पास कैसा है? कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड क्या हो जाएगा? कि रेसेसिव ट्रेट हो जाएगा। पॉड कलर, जो पॉड है वो कौन से कलर का है? ग्रीन है तो डोमिनेंट, रेसेसिव है तो येलो। कैपिटल जी फॉर ग्रीन एंड स्मॉल जी फॉर रेसेसिव येलो। फ्लावर कलर, जब जो फ्लावर कलर आएगा अगर वायलेट है और व्हाइट है, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर डोमिनेंट ट्रेट देखा जाए तो वायलेट फ्लावर कलर आएगा, और अगर आपके पास रेसेसिव ट्रेट देखा जाए तो व्हाइट फ्लावर कलर आएगा। अब आप इसको रिप्रेजेंट डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वी और स्मॉल वी, कैपिटल पी और स्मॉल पी से भी कर सकते हो। मेनली इसके अंदर कैपिटल वी और स्मॉल वी आना चाहिए था, बट एनसीईआरटी ने एक डायग्राम में आपको फ्लावर कलर रिप्रेजेंट कराया विद अ कैपिटल डब्ल्यू एंड अ स्मॉल डब्ल्यू। नेक्स्ट, फ्लावर की पोजीशन का है, क्या वो एक्सियल पार्ट पे प्रेजेंट है या फिर टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट है? एक्सियल इज द डोमिनेंट ट्रेट वेयर द टर्मिनल इज द रेसेसिव ट्रेट। सेकंड है हमारे पास, यानी हमारे पास है सेवंथ। हमारे पास सेवंथ है जो कि है स्टेम की हाइट। अगर स्टेम की हाइट टॉल है तो कैपिटल टी से और डॉर्फ है तो स्मॉल टी से। अब सीड शेप और सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट कितने हो गए हमारे पास? 7 कैरेक्टर्स हो गए। उनके कितने ट्रेड्स हो चुके हैं हमारे पास? 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड हो चुके हैं। क्रोमोसोम्स की बात करें तो सीड शेप आपकी क्रोमोसोम नंबर 7, सीड कलर ऑन क्रोमोसोम 1, पॉड शेप 4, पॉड कलर 5, फ्लावर कलर ऑन 1, फ्लावर पोजीशन 4, स्टेम हाइट ऑन 4। इसमें आप देख सकते हो 3 कैरेक्टर्स आपके क्रोमोसोम 4 पे प्रेजेंट हैं। इसलिए जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बताया कि सबसे ज्यादा कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, उनका क्रोमोसोम 4 पर प्रेजेंट थे। तो अब अगर हम बात करें स्टेम हाइट की, स्टेम हाइट के अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट था दैट वाज द कैपिटल टी, यानी कि टॉल, एंड द रेसेसिव वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल। सो स्टेम हाइट हो सकती है आपकी डोमिनेंट कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कैपिटल टी इज द केस ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज द केस ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। साथ ही साथ रेसेसिव को रिप्रेजेंट कर सकते हो डॉर्फ से, बिकॉज़ डॉर्फनेस इज द रेसेसिव ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर दैट इज द स्टेम हाइट। सो रेसेसिव ट्रेट में आपका डॉर्फ यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी है। केवल इसके अंदर आप होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन ही देख सकते हो। आई होप आपको वाला टॉपिक क्लियर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, टर्मिनल प्लांट ग्रीन पॉट, ग्रीन सीड और व्हाइट फ्लावर में से आउट ऑफ दीज आप किसको एक्सप्रेस कर सकते हो बोथ हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन में? याद रखना हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कब रिप्रेजेंट हो सकती है? ऑलवेज इन द डोमिनेंट ट्रेट। कभी भी रेसेसिव ट्रेट के अंदर आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कभी भी आप इसको रेसेसिव ट्रेट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन द होमोजाइगस एज वेल एज द हेटेरोजाइगस, बिकॉज रेसेसिव ट्रेट के अंदर केवल होमोजाइगस कंडीशन ही आपके पास बनती है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देता है जो प्लांट का फ्लावर पोजीशन है दैट इज द टर्मिनल। अब टर्मिनल आपको याद होगी कैसी थी? टर्मिनल वाज द रेसेसिव ट्रेट। टर्मिनल कैसी थी? रेसेसिव, क्योंकि फ्लावर की एक्सियल पोजीशन थी दैट वाज द डोमिनेंट ट्रेट। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? यू विल रिप्रेजेंट दिस विद अ स्मॉल ए स्मॉल ए। यू विल रिप्रेजेंट दिस विद अ स्मॉल ए स्मॉल ए। क्या आप इसको कैपिटल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं। Which means ए ऑप्शन जो है हमारे पास वो कैसा हो चुका है? गलत हो चुका है। ए पॉइंट हमारा कट चुका है। थर्ड पर आते हैं ग्रीन सीड। अब सीड का जो डोमिनेंट कलर है दैट इज येलो। सीड का ग्रीन, उसकी बात कर रहे हो ग्रीन सीड की। ग्रीन सीड के अंदर जो सीड कलर होता है वो होता है डोमिनेंट येलो। अब ग्रीन सीड है यानी कि ये कैसा है? दिस इज द रेसेसिव ट्रेट, यानी कि स्मॉल y स्मॉल y। क्या आप इसको कैपिटल में रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं। Which means ये भी आंसर नहीं होगा। Talking about white flower, क्या व्हाइट फ्लावर को याद करो? Talking about fourth option that is the white flower, अब याद करो फ्लावर कलर के अंदर डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट कौन कौन से थे? डोमिनेंट ट्रेट था वायलेट एंड रेसेसिव ट्रेट वाज द व्हाइट फ्लावर। तो व्हाइट फ्लावर फिर से हमारे पास कैसा हो गया? एक हो गया हमारे पास ये रेसेसिव, तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा।
Not talking about the pod color. Not talking about the pod color. Pod color के अंदर ग्रीन जो कंडीशन थी वो कैसी थी? डोमिनेंट. ग्रीन कैसी कंडीशन थी? दिस वाज द डोमिनेंट कंडीशन. कैपिटल डी कैपिटल जी. ग्रीन पॉड के अंदर हमारे पास कंडीशन कैसी थी? डोमिनेंट कंडीशन थी. दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी. जी. Capital G, capital G, capital G, small g. Capital G is a case of homozygous. Capital G, small g is a case of heterozygous. Which means इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि होने वाला है ग्रीन पॉड. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द मेंडेलियन प्रोसेस, जहां से आपके एनसीईआरटी रियल में एक्चुअली इस चैप्टर को स्टार्ट करती है. तो मेंडल ने जो क्रॉसेस करे थे वो करे थे टू केसेस. फर्स्ट वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड वाज द डाइहाइब्रिड. आपको इन दोनों क्रॉसेस में ये याद रखना, अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हो तो आपके पास 7 कैरेक्टर्स में से केवल एक ही कैरेक्टर है जो कि अलग अलग है. बाकी 6 कैरेक्टर जो है आपके वो सेम होने वाले हैं. ऐसे डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर आप कैरेक्टर्स 2 लेने वाले हो तो बचे हुए 5 कैरेक्टर्स आपके कैसे होने वाले हैं? दे विल बी सिमिलर और सेम. तो लेट अस स्टार्ट विद मेंडेलियन प्रोसेस. पहला केस आने वाला हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि 1 जीन केवल ओनली वन कैरेक्टर विल बी स्टडीड हियर. वन कैरेक्टर का स्टडी कैसे करोगे? बाय यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको समझने होंगे इसके स्टेप्स. तो पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स. प्योर लाइन यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट. इसके अंदर कोई भी हेटेरोजाइगस पेरेंट सिलेक्ट नहीं होगा. अब प्योर लाइन पेरेंट्स, हाउ डिड मेंडल एक्चुअली नो दैट द प्लांट he was choosing that the plant he was choosing was an actual homozygous या फिर pure line parent. So उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बैक क्रॉस. इसमें आप टेस्ट क्रॉस पढ़ोगे. मेनली उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे बैक क्रॉस करने से और टेस्ट क्रॉस करने से आप एक क्रॉस से आप कैसे बता सकते हो कि आपके पास जो डोमिनेंट है क्या वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है या फिर वो होमोजाइगस डोमिनेंट है. तो पहला केस था जिसके अंदर उसने सिलेक्ट करे प्योर लाइन पेरेंट्स सिलेक्ट करे. फिर प्योर लाइन पेरेंट्स को आपस में क्या करवाया? उनको क्रॉस पॉलिनेट करवाया. तो आपके पास आई F1 जनरेशन और F1 जनरेशन की फिर आपस में करवा दी सेल्फिंग. फॉर एग्जांपल प्योर लाइन पेरेंट्स के बाद आपको प्रोडक्ट मिला F1, तो फिर F1 और F1 को इन्होंने क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया और आपको मिली F2 जनरेशन यानी कि फीलियल 2. अब F1 को हम फीलियल 1 प्रोजेनी भी कहते हैं. So let us start with monohybrid cross. So बात करने वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, जिसके अंदर आप क्या लेने वाले हो? कैरेक्टर दैट इज द स्टेम हाइट. अब स्टेम हाइट को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? बाय कैपिटल डी और स्मॉल डी. अगर आप बात करते हो कैपिटल डी की, दिस मींस द हाइट इज टॉल, और अगर आप बात करते हो स्मॉल डी की, which means this is dwarf. अब इनका करवाना था आपस में हमें क्रॉस. तो सबसे पहले हम लेंगे प्योर लाइन पेरेंट्स. नाउ मेंडल सिलेक्टेड 2 प्लांट्स जो कि थे प्योर. फॉर एग्जांपल बात करूं कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी. इसके अंदर केवल ये दोनों ही आपके कैसे होंगे? प्योर लाइन पेरेंट्स होंगे. सेकंड ऑप्शन आपका प्योर लाइन पेरेंट नहीं होगा. तो सिलेक्शन ऑफ द प्योर लाइन पेरेंट्स दैट वाज कैपिटल टी and small t. Male female plants दिए इसमें. Now capital T was tall and small t was dwarf. अब आप सबको पता होगा जब एक गैमेट फॉर्मेशन होती है तो 50% क्रोमोसोम का पार्ट जाता है. अगर हम इसकी बात करें, इस पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स की, तो इसके अंदर जो गैमेट फॉर्म होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी T. क्योंकि कैपिटल T के अलावा आपके पास गैमेट फॉर्म करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो आपके पास गैमेट कैसे आ गया? गैमेट को आप सर्कल में करके दिखा देना, दिस शोज दिस इज द गैमेट. ऐसे हम बात करें स्मॉल टी की, इसके अंदर हो जाएगा एक स्मॉल टी का गैमेट. अगर ये आपस में क्रॉस करेंगे सो दे विल मेक अ प्रोजेनी दैट इज स्मॉल टी एंड कैपिटल टी. अब आपस में इन दोनों ने जब क्रॉस करा तो आपके पास प्रोजेनी कैसी आई? कैपिटल टी और स्मॉल टी. So this is the progeny and this is the top plant. आपके पास ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, दिस इज द F1 या फिर फीलियल प्रोजेनी 1.
इसके अंदर सारे प्लांट्स कैसे देखने को मिले आपको, टॉल प्लांट्स देखने को मिले। सेकंड केस में आपने करवा दी सेल्फिंग ऑफ F1, सेकंड जनरेशन में आपने क्या करवाया, सेल्फिंग ऑफ F1 व्हिच मींस कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t। इसमें आपने क्या करवा दिया, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। फिर आपने करवाई इनकी गैमेट फॉर्मेशन। अब कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t गैमेट्स बन क्या क्या बन सकते हैं, 50% चांस है कैपिटल T गैमेट बन जाए और 50% चांसेस है स्मॉल t गैमेट बन जाए। ऐसे इसके अंदर भी कैपिटल T गैमेट्स बन सकते हैं और स्मॉल t गैमेट्स बन सकते हैं। नाउ इनको आप क्रॉस करने के लिए जैसे आपने 10th क्लास में रेंडम से करते थे क्रॉस, फॉर एग्जांपल T विल T, T विल T, T विल T एंड T विल द स्मॉल t, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट इसको समझाने के लिए हमारे पास एक वे है दैट इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर, जो कि दिया था आपको रेजिनाल्ड पुनेट ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे। अब हम बात करते हैं पनेट स्क्वायर को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आप बनाओ एक गैमेट्स है हमारे पास 2, so this is the male side and this is the female side। गैमेट्स आपके पास कितने हैं, मेल में है कैपिटल T स्मॉल t, फीमेल में है कैपिटल T और स्मॉल t। अब कैपिटल T आपस में क्या बनेंगे, कैपिटल T और कैपिटल T, ठीक है। कैपिटल T स्मॉल t बिकम्स कैपिटल T एंड स्मॉल t। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कैपिटल T एंड स्मॉल t। साथ ही साथ आप T और T को करोगे तो द probability that you will get is a small t and a small t। तो क्या आया, that 1/4 पर कैपिटल T, क्योंकि आप देख सकते हो 4 में से एक प्लांट हमारे पास कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। 1/4 कैपिटल T कैपिटल T। हम यहाँ पर अभी जीनोटाइपिक इनका कंपेयर कर रहे हैं, इनका जीनोटाइपिक रिलेशन है। क्या है इनका, ये जीनोटाइपिक रिलेशन है। तो जीनोटाइपिक का आप देख सकते हो, पहले इसकी जीन्स थी कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T। 2/4 और आपके पास कैपिटल T स्मॉल t कितने हैं, कैपिटल T कैपिटल T कितने हैं, 2, 2/4। दिस इज द कैपिटल T स्मॉल t रेशियो 1/2, 1/4 रेशियो 1/4। 4 में से एक ही आपके पास मिलता स्मॉल t एंड स्मॉल t। सो दिस इज द रेशियो। अभी आगे फर्दर कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 1/2। अब आपके एनसीईआरटी में इसी को बायनोमियल एक्सपेंशन के साथ भी एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत इजी है, एक बार आप इसको समझना, उसमें बस आपको इसका प्रूफ कर रखा है आगे। Now let us discuss the genotypic ratio and the phenotypic ratio। तो हमारे पास सबसे पहले जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो यानी आपके पास जीन्स एक्चुअली में ट्रेट बन के आ रहे थे। अब अभी हमने पढ़ा जब सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन हो रही थी, देन वी हैड अ F2 जनरेशन। उसके अंदर 4 प्रोजेनीज आ रही थी और 4 प्रोजेनीज के क्या क्या रिलेशन थे, वो थे कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t। क्या थे, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t और स्मॉल t। यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हैं वो कितने हो चुके हैं, आपके पास हो चुके हैं 3। सेकंड टॉपिक की बात करें दैट इज द फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो में आप पढ़ते हो जो आपको फिजिकल उनका एस्पेक्ट देखने को मिल रहा था, जैसे प्लांट टॉल या डॉर्फ देखने को मिल रहे थे। कैसे मिल रहे थे, टॉल या डॉर्फ देखने को मिल रहे थे। उसके अंदर ऐसा नहीं था हमें कोई प्लांट ऐसा जो इंटरमीडिएट हो नहीं, क्योंकि पाइसम से टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट शो करता है। फॉर एग्जांपल बात करूं कैपिटल T दिस वाज अ टॉल प्लांट, कैपिटल T स्मॉल t वाज अ टॉल प्लांट एज वेल और स्मॉल t स्मॉल t वाज अ डॉर्फ प्लांट। सो इसके अंदर आपको ये जो मिल रहे हैं दीज आर द जीनोटाइप्स एंड दीज आर द फिनोटाइप्स। तो आपके पास टॉल और डॉर्फ क्या हो गए, फिनोटाइप। यानी आपके पास नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, 2 हैं। So you have number of phenotype which are equal to 2. Number of phenotypes are 2. Ratio की बात करें, capital T was 1:2:1. This is the genotypic ratio and phenotypic ratio was 3:1. क्योंकि आपने यहाँ पर क्या देखा, आपके पास आ रहे थे 1, 2 और 1. So 1 + 2 3 and 1 was dwarf. So आपके पास क्या आ गया, डोमिनेंट
डोमिनेंट एंड दिस वाज रिसेसिव, तो फिनोटाइपिक रेशियो आ गया आपके पास 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आ गया 1:2:1। यानी नंबर ऑफ जो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो है वो आपस में सेम नहीं है। हमने पढ़ा क्यों, अच्छी तरह क्लियर होगा आपको, आई होप। अबाउट इनहेरिटेंस, जो मेंडल ने इनहेरिटेंस करी यानी फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड में, वो कैसे करी थी देखो। अब हमने समझा प्लांट्स हमारे पास कैपिटल डी और स्मॉल टी, कैसे कैसे थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों ही प्लांट्स कैसे थे, टॉल प्लांट थे, दोनों प्लांट कैसे थे, टॉल प्लांट थे। नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेड, अब ये क्या है, इसके ट्रेड्स हैं, तो क्या ट्रेड के नंबर पे डिपेंड करता है कि आपको डोमिनेंट देखने को कितना मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेंडल की बात करें तो मेंडल ने अगर कैपिटल टी यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट वाज 10 सेंटीमीटर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपको कैसा मिल रहा था, 10 सेंटीमीटर ही मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि जब नंबर ऑफ डोमिनेंट ट्रेड बढ़ गए तो आपका जो कैरेक्टर शो हो रहे थे यानी टॉलनेस शो हो रही थी वो ज्यादा हो रही थी। अगर यहाँ पर 2 मिलते तो इससे टॉल होना चाहिए था, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा था। इसी रीजन के वजह से दिस इज कॉल्ड एज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड एज अ quantitative analysis. With this we are done with the Mendel's monohybrid cross. Mendel क्रॉस को भी समझने के लिए अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था, उसको समझने के लिए हमने यूज करा था Punnett square. What is the Punnett square? It is a graphical representation to calculate all the possible probability of all the possible genotypes. यानी कि Punnett square क्या है? Punnett square is the graphical representation to calculate जितनी भी probability है कि कितनी ही possible genotypes हो सकती हैं of offspring in a genetic cross. Develop इसको किसने करा था? So it was developed by British genetist which was called as Reginald C. Punnett. जैसे हमने पीछे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था और इसके अंदर 2 मेथड हो गए, डंडा मेथड जो आप बचपन से करते आ रहे हो, बट डंडा मेथड बहुत ज्यादा हाई चांसेस ऑफ एरर रखता है जिसकी वजह से आपसे गलती हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड में आपको Punnett स्क्वायर ही प्रेजेंट करवाना है, इससे ही आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो Punnett स्क्वायर मैंने आपको पीछे मोनोहाइब्रिड में बनाना सिखा दिया था। With this we are done with today's lecture and we will continue dihybrid cross in the next lecture. Thank you. Please like, subscribe. Have a good day.